Times of Andaman, journalism redefined. हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, जहाँ हर खुशी का गहना आपका इंतजार कर रहा है। पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 031922333822। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। प्रभारी हैं वो पहुंच चुके हैं, आपका स्वागत है। हमारे दीपों के माननीय सांसद श्री विष्णुपद रे जी भी पहुंच चुके हैं, आपका स्वागत है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार तिवारी जी भी पहुंच चुके हैं, आपका भी स्वागत है। आप सभी से निवेदन है कि आप अपना मंच पे स्थान ग्रहण करें। निवेदन है कि वो आए और मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के जो कन्वीनर हैं श्री रामदास जी, उनसे भी निवेदन है कि वो आए और अपने मंच पर स्थान ग्रहण करें। श्री जितेंद्र नारायण जी से निवेदन है कि वो भी आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। सभी महानुभावों का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमें पता है कि आप सभी व्यापार और अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले लोग सदा व्यस्त रहते हैं और इस व्यस्तता के बीच में समय निकालकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष के निवेदन पर, श्री अनिल कुमार तिवारी जी के निवेदन पर आप इस सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। आप सबको स्वागत करते हैं। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में महाराष्ट्र से आए हुए हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भाजपा के प्रभारी श्री रघुनाथ कुलकर्णी जी, जो कि महाराष्ट्र में 14 साल तक जिन्होंने संगठन मंत्री का काम किया, उनके संगठनात्मक जो कार्य है उसको देश भर में अंगीकार किया जाता है। उनको कई राज्यों में काम करने का दायित्व दिया गया, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। आज वो हमारे बीच उपस्थित है। साथ में हमारे जो रघुनाथ कुलकर्णी जी जो हैं, उन्होंने पिछले चुनाव में अंडमान निकोबार का जो सीट है लोकसभा का, उसे जिताने में उन्होंने बहुत ही अहम भूमिका का निर्वहन किया, जिसके वजह से हमें बहुत बहुमत से हम इस चुनाव को जीत पाए। आपका स्वागत है जी। हमारे दीपों के प्रदेश अध्यक्ष श्री अनिल कुमार तिवारी जी, जिनके बारे में आप सभी जानते हैं, एक कर्मठ और ईमानदार नेता हैं। इन्होंने संगठन को सही दिशा देने के लिए अभी कुछ समय से उन्होंने प्रयास किया है और उसको सही दिशा भी दिया है, और हम सभी कार्यकर्ता इसके वजह से बहुत खुश हैं और हम आगे उनके चक्कर में आगे बढ़ रहे हैं। वो भी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे दीपों के माननीय सांसद श्री विष्णुपद रे जी, जिन्होंने अंडमान निकोबार में भारतीय जनता पार्टी का जो बीज बोया और उसको सींचा, वो आज बढ़कर एक बहुत बड़े वटवृक्ष के रूप में सामने खड़ा है और हम सब कार्यकर्ता उस वटवृक्ष छाया के अंदर में हम काम कर रहे हैं। हमें बड़े गर्व है कि माननीय सांसद श्री विष्णुपद रे, जो कि अंडमान के सबसे लोकप्रिय नेताओं में हैं, उन्हें स्वागत करने में मुझे खुशी होती है। हमारे बीच में प्रदेश महामंत्री हैं जो जी परमेश्वर जी, इन्होंने अपने जीवन को सब पूर्णतः
भारतीय जनता पार्टी समर्पित कर भारतीय जनता पार्टी के लिए वो लगातार काम करते आए हैं, उन्हें स्वागत करने में मुझे खुशी होती है। श्री अजय बैरागी जी जो कि पूर्व अध्यक्ष हैं, इन्होंने अपने कार्यकाल 5 साल के कार्यकाल के दौरान भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत स्थिति में लेके आने के लिए बहुत मेहनत किया, उनको भी मैं स्वागत करता हूं। हमारे बीच में आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी संकल्प अभियान के जो कन्वीनर हैं श्री रामदास जी, उन्हें स्वागत करने में मुझे खुशी हो रही है। और हमारे श्री विजयपुरम डिस्ट्रिक्ट के जो प्रेसिडेंट हैं श्री जितेंद्र नारायण, उन्हें भी स्वागत करने में बड़ी खुशी हो रही है। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सभी महानुभावों से निवेदन करूंगा कि वो खड़े हों और वंदे मातरम का गान होगा। वंदे मातरम सुतराम सुतराम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम सुप्रजोत्स्ना पुलकितयामिनी उल्लकुसुमित द्रुमधर शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिनी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। निवेदन करूंगा श्री के रामदास जी से, वो वेलकम स्पीच दे। आज इस व्यापारी सम्मेलन में महाअनुभव सभी लोग आज इस सभा को, इस सभागार को सम्मान बढ़ा रहे हैं। आज का मुख्य अतिथि के रूप में हमारा रघुनाथ कुलकर्णी जी, हमारा प्रभारी को बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रदेश के अध्यक्ष अनिल कुमार तिवारी जी, एकमात्र सांसद विष्णुपुत्र राय जी, पूर्व अध्यक्ष अजय बैरागी जी और मंच में उपस्थित सभी महानुभाव और सामने बैठे हुए सभी महानुभावों को मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज ये सभागार व्यापारी सम्मेलन हम समय समय पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम करते आते हैं, लेकिन आज ये सभागार आज आत्मनिर्भर भारत जो संकल्प अभियान है, इस उद्देश्य पर जो है आप लोग आमंत्रित हुए हैं। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प अभियान 2020 में नरेंद्र मोदी जी ने इसका नींव रखा था। आगे बढ़ाते हुए आज 2025 हम यहां तक पहुंचे। यहां तक पहुंचने में बहुत से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हम सब बिजनेसमैन कम्युनिटी में भी व्यापारी हूं, लेकिन अनेक परिस्थितियों में भी हमें मोदी जी को साथ दिया और आज हमारा देश यहां तक पहुंचा। पूरा 11 साल में जब आत्मनिर्भर का बात किया हो मोदी जी, या मेक इन इंडिया का बात किया हो, जब आत्मनिर्भर का बात किया तो पूरा भारत नहीं पूरा विश्व देख रहा था। भारत का आत्मनिर्भर का बात करता है, लेकिन मोदी जी ने वही कोविड में दुनिया को सिखाया, दिखाया कि जिस देश में वेंटिलेटर नहीं बनता था, जिस देश में बीपीए किट नहीं बनता था, जिस देश में वैक्सीनेशन बनाने में कई सालों लग जाते थे, उस देश में सब कुछ बना के उन्होंने दिखाया। बना के दिखाया नहीं, उन्होंने ये भी किया, निर्यात जो करते थे आज वो स्थिति आया, हम दूसरा देश को हम बेचते हैं सामान। ऐसा एक आत्मनिर्भर का संकल्प अभियान को उन्होंने शुरुआत करते हुए आज विश्व को ये बता रहे हैं कि 2047 में हम ये भारत को विश्व बनाएंगे, विश्व गुरु बनाएंगे 2047 तक। ये विश्व गुरु कैसा बनेगा? हम सबका संकल्प से बनेगा।
आप लोग के माध्यम से बनेगा, 140 करोड़ जनता का आशीर्वाद से बनेगा, मोदी जी का नारा है। तो मैं बात को आगे ना बढ़ाते हुए, हमारा महाअनुभव यहाँ सब बैठे हुए हैं, लेकिन आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, जो ये दीप समूह का शान है, जो आप लोग बिजनेसमैन व्यापारी लोग बैठे हैं, महाअनुभव बैठे हैं, आप लोग इस व्यापारी सम्मेलन में आप लोग आकर के इस सम्मान को, इस सभा को बहुत गौरव बढ़ाया। मैं हमारा कुलकर्णी जी को थोड़ा से ध्यान आग्रह करना चाहूंगा, क्योंकि समय का कमी है, बहुत लंबा नहीं करूंगा, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत के विषय में हमारा शेर सिंह जी बोलेंगे, आप लोग बोलेंगे, मुझे उसमें ज्यादा बोलने की नहीं है। लेकिन इस सभा में अंडमान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, क्रेन डीलर्स, कॉन्ट्रैक्टर एंड बिल्डर्स, टूर ऑपरेटर्स, कोरी ऑपरेटर्स, चार्टर अकाउंटर, ज्वेलरी शॉप, गोल्ड ज्वेलरी शॉप, शिप एसोसिएशन, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक एंड शॉप्स, रियल एस्टेट के लोग भी इधर है, होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन को भी आमंत्रित किया है, वो भी आए हैं, और डेकोरेटर फर्निशिंग जो काम करते हैं वो भी उपस्थिति दर्ज किए हैं। आज ट्रेडर्स में भी बहुत लोग, अनेक काम करने वाले भी यहाँ उपस्थिति आज दर्ज किया है। बेकरी, वेजिटेबल्स डीलर्स जो वेजिटेबल का काम करते हैं वो भी आए हैं। लेकिन आज मुख्य तौर पर आत्मनिर्भर भारत, घर घर संकर, घर हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी, ये जो नारा है हमारा, जो हर हमारा भारत में बनता हुआ वस्तुओं को हम खरीदना है। कैसा देश विकसित बनेगा? भारत में जो उत्पाद होता है उसको, निर्यात को आगे बढ़ाना है। इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए मोदी जी तो दिखा दिया सिंदूर ऑपरेशन में मेक इन इंडिया क्या है, लेकिन आज वो जोर दे रहे हैं, जो हमारा बुनकार, जो आर्टिसंस है, हैंडीक्राफ्ट्स का काम करते हैं, छोटे छोटे उद्योग है, उनको आगे बढ़ाने के लिए स्वदेशी को अपनाना है, स्वदेशी सामान को खरीदना है, ये नारा को उन्होंने दिया है। इसको हम लोग आग्रह रखते हुए एसएचजी ग्रुप के भी कुछ लोग आए हैं, सीसेल हैंडीक्राफ्ट्स के भी बहुत लोग यहाँ में उपस्थित है, इसमें स्टेट अवार्ड लिए वाले भी उपस्थित है, वुडन हैंडीक्राफ्ट्स के भी बहुत लोग बुनकर यहाँ उपस्थित है। इसमें भी हमारा प्रशांत जी जो एक लकड़ी को काट के एक मूर्ति ऐसी बना देंगे 2-3 दिन में, ऐसा आर्टिस्ट भी यहाँ उपस्थित है। मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ उनको भी। कोकोनट सेल इंडस्ट्री के भी कुछ लोग यहाँ हैं। मूर्ति शिल्पकार जो है वो भी इधर है। 8 डिजाइन जो पत्थर में बुनकार करते हैं उनका भी उपस्थिति यहाँ आज दर्ज हुआ है। इस तरह का जो स्वदेशी का जो काम करते हैं उनको भी हम आमंत्रित करके इस सभा में सम्मान देने की हमने कोशिश किया। मैं बात को आगे ना बढ़ाते हुए अपना बात को यही विराम देते हुए एक बात जरूर कहना चाहूंगा, मोदी जी ने इतिहास बनाया भी है, इतिहास लिखा भी है। आने वाला समय में जो इतिहास लिखा जाएगा इस कालखंड का, उस कालखंड का गवाह भी हम बनेंगे। इसी आशा के साथ अपना बात को यही विराम देता हूं। धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद के रामदास जी। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे शेर सिंह जी से, जो प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, वो आए और अपना मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी अंडमान निकोबार समूह के प्रभारी माननीय कुलकर्णी जी, प्रदेश के अध्यक्ष भाई अनिल तिवारी जी, दीपक के लोकप्रिय सांसद श्री विष्णुपद राय जी, भाई पूर्व अध्यक्ष अजय बैरागी जी, मेरे साथी वर्मा शिवम जी महामंत्री, और इस कार्यक्रम के जो इंचार्ज हैं रामदास जी, और हमारे जिले के अध्यक्ष भाई जितेंद्र जी, और सब मंच के समक्ष उपस्थित आप सभी महानुभावों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं। मुझे आत्मनिर्भर भारत के बारे में बोलने के लिए बोला गया है। आत्मनिर्भर भारत यह एक ऐसा मंत्र है, ये हमारे विकसित भारत के एक आधार है, ये एक ब्रह्मास्त्र है जिसके माध्यम से हम विकसित भारत के उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आखिर क्या कारण है?
1947 में हमारा देश आजाद हुआ। उसके बाद कई ऐसे देश हैं जो बाद में आजाद हुए। चाइना की जनसंख्या ज्यादा थी, हमसे बाद में वो उसके कुछ से आजाद हुए, लेकिन वो विकसित बन गया। हमारा देश क्यों पीछे रह गया? आज भी हम आज के पीछे लगे पड़े हैं, विकसित नहीं हो पाए हैं। क्या कारण है? यह सोच का अंतर है। कहते हैं ना कि बीजेपी एक विचारधारा, ये विचारधारा वाकई बात विचारधारा की लड़ाई है। ये कांग्रेस की विचारधारा क्या थी कि देश को सिर्फ जिंदा रखो, विकास करना है तो पार्टी का विकास करो। उन्होंने अपने कार्यों में प्राथमिकता हमेशा पार्टी को दी, उसके बाद देश को रखा। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में सबसे ऊपर देश, उसके बाद पार्टी, उसके बाद व्यक्ति। इस विचारधारा को लेकर के हम चले और उसका एक परिणाम है कि आज हम देख रहे हैं कि आज हर क्षेत्र में, देखिए आत्मनिर्भर भारत में कई लोगों की भूमिकाएं हैं। केवल एक वर्ग को हम विकसित कर दें, देश विकास विकसित हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसमें हमें कई धाराओं में कई तरफ से देखना पड़ता है। महिलाओं के बारे में, पुरुषों के बारे में, किसानों के बारे में, व्यापारियों के बारे में, सुरक्षा के मामले में, हर दृष्टिकोण से, हर तरफ से जब हम विकसित होंगे तब जाके देश हमारा विकसित होगा। मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं, इससे आप देखेंगे कि क्या वास्तव में जो आज हमें आंदोलन के रूप में जो चीज दी जा रही है, क्या सरकार ने इसके लिए कुछ किया है क्या? यदि आप ध्यान दें, जिस समय माननीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी, उनका नारा था मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया यानी क्यों? जो भी बने देश में बने। पहले क्या था, आपने देखा होगा कि जो देश के बारे में जो भी बाहर से, जैसे भी देश आजाद हुआ तो कांग्रेस सरकार ने पश्चिमी विकास मॉडल को अपनाया, बाहरी चीजों का आयात किया, बाहरी चीजों पर निर्भर रहे, चाहे वो डिफेंस के मामले में हो, चाहे वो अनाज के मामले में हो। इन सब मामलों में वो विदेशी विचारधारा को लेकर के चले, न तो अपनी संस्कृति के बारे में कोई विचार किया, न उनको अपनाया, न कोई परंपराओं को, न अपनी आस्थाओं के बारे में ध्यान दिया। केवल उनका देश ये था, देश जिंदा रहे, बस देश दौड़े ना, चलता रहे। और जो लोग हैं एक नारा देते रहे, गरीबी हटाओ, आपका स्वदेशी अपनाओ। स्वदेशी अपनाने के बारे में ये तो बात सही है कि जब भी 2 अक्टूबर आता था, गांधी जयंती आती थी, आपका टोपी, खादी पजामा कुर्ता देखने को मिलता था, ये उनका अभियान था और वो वहीं तक सीमित। उसके बाद फिर कुछ बात नहीं, वहीं तक सीमित था। जबकि ये आंदोलन आपको बंगाल विभाजन का जो 1905 में हुआ था, उस समय महात्मा गांधी जी, इन सभी बड़े बड़े महानुभावों ने इसे शुरुआत किया था। उस समय उसके बाद में माननीय बाल गंगाधर तिलक, आपके दंतों पर झगड़े जी, जो स्वदेशी आंदोलन को चलाया, कई बार इस तरह की बातें आई, लेकिन उसको सही रूप से आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। आज आप देखते होंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह एक संकल्प, एक नारा नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत की नींव है। यह एक आह्वान है कि हम अपने देश में बने उत्पादों को अपनाएं, अपने संस्कृति को गले लगाएं और अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करें। हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी हमारा मंत्र है, हमारा लक्ष्य है, हमारी शक्ति है। यह हमारे देश के कारीगरों, हमारे किसानों, हमारे छोटे व्यापारियों और हमारे उद्योगों के प्रति एक सम्मान है। जब हम स्वदेशी अपनाते हैं तो हम अपने देश की मिट्टी से जुड़ते हैं, अपने लोगों की मेहनत को सम्मान देते हैं और अपने देश की आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक कदम बढ़ाते हैं। भाइयों बहनों, आज हमें आप सभी से स्वदेशी के संकल्प पर चर्चा करने का सौभाग्य मिला है। स्वदेशी केवल आर्थिक क्षेत्र में नहीं, यह हमारी संस्कृति और आत्मा का हिस्सा है। हम विदेशी वस्तुओं के पीछे भागने के बजाय अब अपनी जड़ों को पहचान रहे हैं। दुनिया में योग, आयुर्वेद, हस्तशिल्प, परंपरा उद्योग, यह सब आज वैश्विक पहचान बना चुका है। साथियों, हम जब इतिहास पर नजर डालते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि 19वीं सदी में के अंत में और 20वीं सदी की शुरुआत में स्वदेशी आंदोलन के बंगाल विभाजन के विरोध में बहिष्कार से लेकर महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्य तक स्वतंत्रता संग्राम की ऊर्जा भरती थी। खादी आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता का संदेश बन रहा था। देश में यही प्रेरणा आगे चलकर वर्ष 1991 में आत्मनिर्भर भारत के आंदोलन का आधार बनी, जिसे आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया था।
आज मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल संरचना और वोकल फॉर लोकल जैसे अभियान इसी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। आपने देखा होगा आज देश में, जब मैं कहता हूं कि महिलाओं की बात करता हूं, जब मैं कहता हूं कि हर वर्ग का विकास होना जरूरी है तभी देश विकसित होगा, तो आपने देखा होगा कि महिलाओं के बारे में, उनको सशक्तिकरण के बारे में आपकी फौज में उनको स्थान दिया गया, तीनों सेनाओं में उनको स्थान दिया गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए, उनको उसमें गवर्नमेंट ने सहायता दी। आज लाखों महिलाएं काम कर रही, लगभग 8 करोड़ परिवार महिलाओं इस सेल्फ हेल्प ग्रुप से बेनिफिट हो रहे हैं, वो सक्षम हो रहे हैं, अपने आप पैरों पे खड़े हो रहे हैं। साथ ही साथ स्किल इंडिया के माध्यम से ट्रेनिंग दी जा रही है। ये कहा गया कि भाई जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, ठीक है, डिग्री है जिनके पास है, लेकिन कुछ बच्चे एक 10th नहीं कर पाते, एक तो एक ड्रॉप आउट हो जाते हैं। ऐसे बच्चों के लिए स्किल इंडिया प्रोग्राम चलाया गया ताकि वो ट्रेनिंग लेने के बाद में वो सर्टिफिकेट दिया जाता है और उसमें उनको लोन दिया जाता है ताकि वो भी अपने पैर पर खड़ा हो, कोई भी पीछे ना रहे। आपने देखा होगा, यदि हमारी सरकार, हम अडानी अंबानी हमारे देशवासी है भाई, अडानी अंबानी व्यापारी है तो हमारे देश के तो है ना, यदि उनको सहायता करते हैं तो आपने देखा होगा यही वो सरकार है जो कोरोना में 10,000 रुपए उस ठेले वाले को देती है, सब्जी बेचता है, उसके लिए भी वो सरकार खड़ी रहती है, उसका भी वो ध्यान करती है। तो ऐसी सरकार जिसने हर वर्ग के ऊपर ध्यान दिया, ऐसा नहीं कि केवल एक तरफ, सब तरफ ध्यान दिया। शिक्षा के उसमें देख लीजिए आपने, शिक्षा में आज हमारी अपनी भाषा को जोड़ दिया गया है, कई एम्स बनाए गए हैं, कई यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी गई है ताकि बच्चों को शिक्षा मिले, आगे बढ़े, और शिक्षा में तकनीकी को जोड़ा गया है ताकि वो शिक्षा केवल किताबी शिक्षा ना हो, तकनीकी शिक्षा हासिल करे, वो सक्षम हो, अपने पैरों पर खड़ा हो सके। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि जो डिफेंस के मामले में, सुरक्षा के मामले में आपने देखा होगा, आज हमारे देश में ब्रह्मोस बन रहा है। लखनऊ से अभी आपने देखा होगा जो हमारा 100 ब्रह्मोस हमने तैयार की अपनी, पहले 1969 में शायद उसमें परीक्षण किया गया था, बहुत पहले जो इसरो को जो लेकर के 1969 में जो है इसरो की शुरुआत की गई थी, लेकिन क्या हुआ उसके बाद चलता रहा, वो बैलगाड़ी चलता रहा, सरकार ने ध्यान दिया नहीं। सरकार तो केवल विदेश से सामान मंगाना, अपनी पार्टी को मजबूत करना, जवान जो बच्चे हैं पढ़े लिखे केवल नारे लगवाना चुनाव में, यही करती रही है, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं किया। आज देखिए आप, आज हम जो है हमारे सैटेलाइट एक साथ 5-5 सैटेलाइट भेज रहे हैं, मंगलयान तक पहुंच गए हैं, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव में हम उतर गए हैं। आज स्पेस टेक्नोलॉजी कहां पहुंच गई है, कितने आगे इनको बढ़ावा दिया। साथ ही साथ में जो आप देखते होंगे, शुरुआत से ही बहुत ध्यान दिया गया हर काम के बारे में। साथ ही साथ जो खिलाड़ी है हमारे, खिलाड़ी के बारे में देखिए आपके खिलाड़ी को मजबूत करे ताकि स्वस्थ रहे बच्चे, अच्छा देश का नाम रोशन करे, उनको जो है खेलो इंडिया का प्रोग्राम चलाया गया, चल रहा है अभियान, गांव तक बच्चों को निकाल करके लाया जाए, उनको अपने पैरों पर खड़ा जाए। आज खेल में भी देखिए, स्पोर्ट्स में जो बच्चे अच्छा करते हैं काफी उनको करोड़ों के पैसे मिलते हैं, उनका डेवलपमेंट होता है, विकास करते हैं, उनको आगे मौका मिलता है। पहले जो बच्चे जिन्होंने मेडल लिया है, कल दिखा रहे टीवी में बैठ करके बेचारे वो सामान बेच रही फुटपाथ में, गोल्ड मेडल ली बेटी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। उनको जो उन्होंने मेहनत की है देश के लिए, जिन्होंने देश का सम्मान किया है, देश का नाम ऊंचा किया है, उनको भी सम्मान दिया जा रहा है, सम्मान राशि दी जाती है ताकि वो अपना रोजगार सके, आगे जाकर के इस तरह से ना बैठे। साथ में आपने ये देखा होगा कि जब हम विकास की बात करते हैं, साथ में हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति, उसका भी ध्यान रखा गया है। केवल विकास करने से नहीं होगा, हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति जो हमारी है, इनको भी साथ में लेकर के हम चल रहे हैं। आपने देखा होगा कि अभी इस सरकार के रहते हुए ही आपने देखा राम मंदिर, जिसके बारे में 500 वर्ष तक लड़ाई लड़ी गई है, इस सरकार ने आकर उस राम मंदिर का निर्माण करवाया। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे माननीय सांसद श्री विष्णुपद रे जी से, तो आए और हमारे जो सरकार का पहल है आत्मनिर्भर भारत का, तो उस सिलसिले में चंद शब्द रखें। माननीय कुलकर्णी जी, माननीय अध्यक्ष अनिल तिवारी जी, भाई और बंधु, सबसे पहले कुछ खबर आपको जानकारी दे दूं। नवंबर 27 को पोर्ट ब्लेयर का स्लो शेड्यूल बंद हो जाएगा। नंबर 2, नेशनल हाईवे मतलब बायोटन से डिगलीपुर तक
नवंबर 26 तक रास्ता अच्छा बन जाएगा। ब्रिज बनने में टाइम लगेगा। सबसे बड़ा खुशी का बात है कि अंडमान धरती में 1400 लाखपति दीदी बन गई अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। दूसरा खास करके न्यूज दे दूं आपको, ये अंडमान का प्रोडक्ट क्या ब्रांड बना। अब एयरपोर्ट जाना 4 पीस बिस्किट, ऑर्गेनिक कोकोनट का बिस्किट्स, कीमत है 750 1 रुपया। लोकल प्रोडक्ट है। आप अंडमान का प्रोडक्ट क्या दाम में बिक्री हो रहा है, ये आप जरूर देखना। कितना इंडस्ट्री में हम लोग कहां कहां पहुंचा है, एक जानकारी आपको दे दिया खास करके। ऐसा यार अंडमान निकोबार में आया, आप बंगाल का न्यूज सुनता होगा, तमिलनाडु का न्यूज सुनता होगा। डीएमके पार्टी या टीएमसी पार्टी एसआईआर में बहुत तकलीफ हो गया कि काफी मात्रा में विदेशी बांग्लादेशी रोहिंग्या अंडमान में भी आया। एसआईआर अंडमान में आ गया। आप सब साथ दो, काम करो, विदेशी आज अंडमान का जो फार्मर लोग है, कभी यह पैसा लोग है, फार्मलैंड भी है, बहुत कुछ है। अंडमान धरती में थाई पिंक अमरूद होता है। एक पेड़ हाइट होगा 1.5 फीट 2 फीट, 50-60 अमरूद आएगा साल भर। ये आपको बगीचा में आप करो, मलबेरी होगा, सब कुछ होगा। ये बाद में बैठना, आपको प्रैक्टिकल दिखा दूंगा, चारा आपको मिल जाएगा। अंडमान खड़ा हो जाएगा। अंडमान रखते फ्रूट्स का मार्केट में बिजनेस के लिए खास करके। सबसे बड़ा खुशखबरी, भारत सरकार ने ओएनजीसी का माध्यम से, निमल के माध्यम से गैस अंडमान मिल चुका है। सही कि नहीं? एक पहले इतिहास अंडमान धरती का ऑयल एंड गैस का। एक खुशखबर दे दूं, निकोबार जिला हम 5 बार गए। स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। 3 काम रोड 3 रोड शुरू हो गए, 50 करोड़ का। निकोबारी खुश होके निकोबार लैंड दिया, कैपिटल लैंड दिया, इसको को निकोबार में विवेकानंद केंद्र लैंड दे दिया है। अभी कामोगा लैंड में अभी आ गया। ये भी एक न्यूज खास करके। दूसरा बात है, आपको जानकारी होगा, प्लान फंड अभी कम है, अगला बजट में फंड आएगा बहुत परिमाण में, बजट वर्क चलेगा। ये भी आपको खास के जानकारी दे दूं। कैम्बेल बे का खास करके, कैम्बेल बे का जो जेट्टी था, उस जेट्टी 47 करोड़ मोदी जी दिया है। जो ब्रेकवाटर जेट्टी था वो भी आपको जानकारी मिल गया। तो कैम्बेल बे का जेट्टी का क्या प्रोग्रेस चल रहा है। या कुछ लोग लैंड डेवलपर्स भी है। अब खुशखबरी था, आज से 5 साल पहले नो ड्यूज, नॉन इनकम्बरेंसेस, स्टे, सीमेंट पड़ाव सब खत्म हो गया। नो ड्यूज नहीं, इनकम्बरेंस नहीं, कुछ भी नहीं, कमर्शियल जितना मर्जी कर लो, अलाउड हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? पैसा मांगने में मुझे बोल देना, पैसा मांगने में मुझे बोल देना, उस रास्ता मेरे पास भी है। खास करके लैंड कन्वर्शन सर्कुलेट खाप रहा है, मीटिंग हो चुका है। सर्कुलेट बनाया गलत, इस कारण कुलदीप हो रहा है बैंक कोऑपरेटिव बैंक में। एक बार सर्कुलेट का कहानी है। एक व्यक्ति आपको बोला सर्कुलेट का मीटिंग हो चुका है, बहुत ही सर्कुलेट कमती हो जाएगा। ये भी खास करके दे दूं आपको। नोटिस हो गया अंडमान में जॉब अंडमान बच्चों को मिले, जो आजाद में किया था, हमने आमंत्रण किया, लिख के दिया गृह मंत्री को। अंडमान नौकरी अंडमान को दो। बाहर से लोग क्यों आए? चिट्ठी आ गया गृह मंत्रालय के पास, चीफ सेक्रेटरी के पास, जब आप जा रहा है अंडमान नौकरी अंडमान को मिले, इसका प्रयास हो रहा है। 16 देखिए, अंडमान धरती में नीम पेड़ मर गया, जंगल में खलो हो रहा है। अनुरोध करूंगा आप सब लोग जो बुद्धिमान व्यक्ति है, अमीर व्यक्ति है, तो अंडमान में पहला बार जितना बीपीएल है, अंत्योदय है, आयुष्मान है, ऐसा परिवार को 2 किलोवाट सोलर पावर फ्री मिलेगा, घोषणा हो चुका है। मैं अनुरोध करूंगा बाकी बिजनेसमैन, हमारे घर में लगा दिया मैं 3 किलोवाट, 2 एसी रूम है, 2 मोटर है, इन्वर्टर मिला, हमारा 24 आवर्स करंट फ्री हो गया।
आप काइंडली करो, होटल में करो, गिरीश भाई हैवलक में कर रहे हैं, आप भी कम से कम करो। सब बड़ा अमीर लोग बैठा है, सेठ लोग बैठा है, चलो सोलर में चले हम लोग, हमारा चार्ज को कर दो। मेरा मंदिर है, हम लगा था सोलर पावर, उसमें गवर्नमेंट नहीं देगा, चार्ज को, मंदिर को, मस्जिद को अपना कर लो, पूरा सोलर पावर हो जाएगा। सोलर में आप जोड़ दो। मेरा आपको अनुरोध है, अंडमान व्यक्ति को बिजली मुक्त करना, हम लोग को करना है। इस कारण से आपको अनुरोध करूंगा। पीएम जैसे पीडब्ल्यूडी का बहुत तकलीफ हुआ, काम अवार्ड हुआ, ठेकेदारी क्वारी नहीं खोला, क्वारी अलॉटमेंट हो चुका है, आपको जानकारी भी है, अभी काम शुरू कर सकता हूं। खासकर सबसे बड़ा खुशखबरी है, पीएम जैसे 4 में रास्ता आएगा और 600 किलोमीटर, कितना 600 किलोमीटर रास्ता आएगा। कौन बनाने वाला यह बैठा हुआ है कि नहीं? जिसको नेशनल हाईवे में काम करना चाहता है, 50 करोड़ का इसका पावर है, दिल लिया है, आपको हम डाल देगा, लाइसेंस में डाल देगा, ये मेरा जिम्मेदारी है। एमपी से आपका अच्छा है, ये भी हम लोग खुद करें, ये भी आपसे अनुरोध करता हूं। खास करके स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू में क्या हो रहा है, मैं अभी कैंपल में आया हूं। देखिए, एक आप सब आज देखना, कोको आइलैंड इंडिया का था, नेहरू माउंटबेटन था, आज कोको आइलैंड में चाइना का ड्रोन उड़ता है, ड्रोन। तो सामने में दिल्लीपुर में जेट्टी बन रहा है, विशाल जेट्टी बन रहा है, एयर एक्सटेंशन हो रहा है। और कैंबल में इंदिरा पॉइंट के आगे में मैं घूम के आया हूं, कोई ट्राइबल का ऑब्जेक्शन नहीं है, मैं खुद मिल के आया हूं। एमपी साहब खुशी का बात है, ट्राइबल का घर बनाया सुनामी में, घर का बहुत बुरा है। सोनिया गांधी जी क्या जगह देखो उसको, वो पार्टी भी हो रहा है खास करके। और अगला हांगकांग बोलो, सिंगापुर बोलो, वो लंबा कहानी समय काम है, वो सिंगापुर, हांगकांग, कैंबल में बनेगा। सोचो आपको क्या होगा, अंडमान को क्या होगा, ऑयल मिल गया, गैस मिल गया, ये भी हो रहा है। और एक खुशखबरी, कामोटा में विराट पोर्ट आ रहा है, बिग पोर्ट्स, डिफेंस पोर्ट आ रहा है। मैं डिफेंस पार्टी मेंबर का घोषणा करता हूं, ये भी हमको आ रहा है खास करके। बाकी मैं समय का खास करके आगे नहीं बढ़ाऊंगा, लैंड कन्वर्शन, सर्कल रेट बनाएगा। एक तो खास करके यहाँ में जो लोग के पास खेती बाड़ी करना है, आप करो खेती बाड़ी। जो किसान के पास बढ़िया बिजनेस है, यहाँ में थाई किंग अमरूद, पिंक अमरूद, वो बगीचे में फलता है, एक पेड़ में 2 फीट हाइट में 50-60 पेड़ आएगा, अमरूद आएगा, सब होगा। मालबेरी होता है, पूरा फलता है। थाईलैंड का इमली यह होता है। कृपा करके बहुत लोग को बगीचा है, एक बार हम लोग अपना पैदा करें। तो हम लोग था दोबारा शुरू हो रहा है, डीएपी यूरिया भी अंडमान को आ रहा है, ये आपको जानकारी दूं। और मुझे टाइम लगता है, टाइम का बाहर से नहीं जाऊंगा खास करके। और खास करके शिपिंग सेक्टर में जो जेट्टी पहले बनाया था उसका रिवर्सन नहीं था, वो जेट्टी का 40 जेट्टी का बुरा था, जेट्टी का खंभा हिलता था। 670 करोड़ सरकार ने दे दिया जेट्टी बनाने के लिए, उस पर पूरे 670 करोड़ बिग जेट्टी, 40 करोड़ का रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रहा है। और एक खुश को दे दूं, कोशिश हो रहा है, बजट हमारा कम आया, सही बात है, सरेंडर हो गया किसी कारण से, अब उसका दोबारा भरपाई हो रहा है। अगला बजट अंडमान का बढ़िया अमाउंट बन के बढ़ेगा, आगे नहीं कहूंगा खास करके। तो बहुत जानकारी मैं दूं, मुझे कोई मौका मिलेगा आपको मैं आगे जानकारी दूंगा। जय हिंद, भारत माता की जय। अब मैं मुख्य की स्पीच के लिए मैं माननीय रघुनाथ कुलकर्णी जी से निवेदन करूंगा कि वो आए, अपना विचार व्यक्त करें। इस आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन के अध्यक्ष और अपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मेरे मित्र अनिल, अभी आपको आपने जिन पर विश्वास रखकर जिताया और इस अंडमान निकोबार के लिए वो क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या करना चाहते हैं,
इसकी गीता जिन्होंने अभी आपको सुनाई, ऐसे हमारे बहुत जुझारू साफ सुथरे हमारे सांसद श्री विष्णुपत राय जी, मंच पर विराजमान अन्य महानुभाव और इस सम्मेलन में मोदी सरकार पर विश्वास रखकर आप सभी जो महानुभाव यहाँ पर उपस्थित है, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं तो मुंबई से आता हूं, आपका प्रदेश तो बहुत ही छोटा है, लेकिन कुल मिला के आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल और घर घर स्वदेशी, इसका महत्व मुंबई में तो है ही, लेकिन पूरे देश भर में मुझे दिखाई दे रहा है। यहां आने से पहले मैं महाराष्ट्र में जो नासिक जिला है, जहां पे एक ज्योतिर्लिंग आता है त्र्यंबकेश्वर, और प्रयाग के महाकुंभ के बाद 2027 में यानी 227 में नासिक में भी एक महाकुंभ होने जा रहा है। तो सरकार के साथ उसकी व्यवस्था देखने के लिए मैं गया था, और जब वहां पे गया था तो वहां पे भारत के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह आए थे। जब मैंने उनसे बातचीत की तो मैंने कहा कि भाई आप कैसे आए यहाँ पे, हमको तो पता ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को। तो उन्होंने मुझे एक बात बहुत अच्छी कही, मुझे गर्व हो गया। उन्होंने कहा, रघुनाथ जी देखो ऐसा है, मैं यहाँ पे नासिक में जो आया था इसलिए आया था कि भारत में जो स्वदेशी तेजस फाइटर फ्लाइट बन रही है उसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए, उसको चलाने की दृष्टि से सेना क्या करती है और तेजस कहां तक दौड़ लगा सकता है, वो देखने के लिए मैं आया था। हम सबको पता है कि कुछ साल पहले हमने फ्रांस से जो फाइटर जेट मंगवाए थे, लेकिन गर्व इस बात का है कि उसी धरती पर, उसी मॉडल पर भारत अपना तेजस्वी नाम है तेजस, लेकिन तेजस्वी फाइटर जेट बनाना जा रहा है, और बना के वो कंप्लीट हो गया, और वहां पे नासिक में उसका एक्सपेरिमेंट हो गया, जिसमें राजनाथ सिंह जी स्वयं उपस्थित थे। हम अभी समझ सकते हैं कि हमारे सरकार की आत्मनिर्भर भारत की कल्पना क्या है, और हम सबको पता होना चाहिए। कुछ महीने पहले एक के बाद एक पाकिस्तान से ड्रोन आ रहे थे, लेकिन हमारे डिफेंस सिस्टम ने एक भी अपने दुश्मन का ड्रोन अपने भूमि पर गिरने नहीं दिया। वो सारी सिस्टम स्वदेशी थी, और इसके कारण एक भी ड्रोन हमारे जमीन पर नहीं आया, न हमारा कोई नुकसान हुआ, बल्कि जो हमने वेपन्स बनाए थे, जो हमने ब्रह्मोस्त्र बनाए थे, जो हमारी मिसाइल थी, उसके कारण पाकिस्तान के 9 दुश्मन के हमारे 9 एयरपोर्ट तबाह हो गए। ये दुनिया जानती है, और हम सबको गर्व होने की आवश्यकता है कि हम अनेक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहे हैं। कभी कभी मैं पुरानी बात सुनता हूं तो लोग मुझे कहते हैं, कुछ नेता कहते हैं, कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि भाई 15 साल पहले हम जो एक ही प्रोटेक्शन वगैरह बाहर से लाते थे ना, वो चलाते थे, उसकी जो गोलियां आती थी, गोलियां जिसको हम कारतूस बोलते हैं,
वो भी हम इंपोर्ट करते थे, वो भी दूसरे देश से मांगते थे। लेकिन आज का भारत ऐसा है कि स्वदेशी राइफल भी बनाता है और स्वदेशी कारतूस भी बनाता है, स्वदेशी ब्रह्मोस्त्र मिसाइल भी बनाता है, और वह ब्रह्मोस्त्र मिसाइल की अन्य देशों को जरूरत हो रही है और दुनिया के कई देश भारत के पास ब्रह्मोस्त्र मिसाइल की मांग कर रहे हैं। यह है आज का आत्मनिर्भर भारत। इसलिए आप सभी यहाँ पे अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले, यहाँ पे हमारे भाई लोग बैठे, मैं कोई ये नहीं बोलूंगा कि व्यापारी वर्ग बैठा, ऐसा नहीं है। कोई चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, कोई दवा वाले हैं, कोई इस अंडमान निकोबार को खड़ा करने वाले कॉन्ट्रैक्टर है। मैं कॉन्ट्रैक्टर शब्द अच्छी तरह से यूज कर रहा हूं। अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले आप सारे लोग यहाँ पे हैं। कहीं ना कहीं तो आपको भी ये अभिमान हो रहा होगा कि कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले इस मोदी सरकार ने कुल मिला के जीएसटी के बारे में जो निर्णय किया, उस निर्णय से न व्यापारी वर्ग बल्कि देश की आम जनता भी खुश हो रही है। और आप सभी जानते हैं, मात्र नरेंद्र मोदी जी, मात्र अपने अर्थ मंत्री सीतारामन जी अकेले कोई जीएसटी के बारे में निर्णय नहीं करते। जीएसटी का निर्णय तो जीएसटी काउंसिल में होता है और जीएसटी काउंसिल में हर प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर आते हैं। भले वहां पे भारतीय जनता पार्टी की या एनडीए की सरकार हो या ना हो, केरल के अर्थ मंत्री आते हैं, तमिलनाडु के अर्थ मंत्री आते हैं, पंजाब के भी अर्थ मंत्री आते हैं। इसलिए जीएसटी काउंसिल जो बनी है, वो जीएसटी काउंसिल सारा निर्णय करती है। इसका मतलब ये एनडीए सरकार और नरेंद्र मोदी जी सभी प्रदेश को साथ में लेके आगे बढ़ रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कि फेडरलिज्म। और हमने देखा कि जीएसटी के बारे में जो निर्णय दिवाली के पहले लिया गया, इसके कारण देश भर में गरीब से गरीब परिवार की, सामान्य परिवार की, मिडिल क्लास की, हायर मिडिल क्लास की, सभी की इस बार दिवाली बहुत ही अच्छी गई है। मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूं कि जितना टैक्स कम होगा उतना हम खर्चा ज्यादा कर सकते हैं। इसलिए जो हमारी सरकार की थ्योरी है, कम टैक्स लेकिन इंडिविजुअल खर्चा ज्यादा हो सकता है। इसलिए मैं कुछ उदाहरण आपको बताना चाहता हूँ। शायद आपके पास भी ये सारे उदाहरण है, लेकिन एक बार सबको याद करना मेरा काम है। मैं इस सम्मेलन में आया हूँ तो कुल मिला के जीएसटी के जो पहले स्लैब थे, जिसमें सीमेंट का था, जो देश बनाने के लिए जरूरी है, देश बनाना है नहीं रास्ता बनाना। हमारे नितिन गडकरी जी कभी कभी ये कहते हैं कि वो जब कुछ साल पहले अमेरिका गए थे तो वहां पे प्रेसिडेंट के ऑफिस में गए थे और पीछे एक बोर्ड लिखा था, अमेरिका इज रिच, अमेरिका इज रिच not because of Americans, but America is rich because of American roads. इसलिए सीमेंट की जो 30% की जीएसटी की टैक्स थी, आज 13% पे आई, 18% पे। सैनिटरी पैड्स में तो 0% जीएसटी है। फिर अपने जो पेंट्स हम घर में मारते हैं वो 30% से 18% पे आए। हम जो जूते पहनते हो 18% से 5% पे आए। टेलीविजन सेट जो सामान्य लोगों को भी लेने की आवश्यकता है, वहां पे 30% से 18% तक आए। हम सभी कहते हैं कि रेफ्रिजरेटर लग्जरी का ये है मॉडल है या वस्तु है, ऐसा नहीं है। अभी सामान्य घर में भी रेफ्रिजरेटर होता है, सभी होटल को रेफ्रिजरेटर लगता है। 30% से 18% पे आए।
वॉशिंग मशीन 30% से 18% पे आए, रेस्टोरेंट का टैक्स जिसके कारण हमको चाय बहुत महंगी मिलती थी, रेस्टोरेंट में 20% से 5% पे स्लैब आ गया। जो हम बाल अपने अच्छे हो सुंदर दिखे इसलिए शैम्पू यूज करते थे उसका भी 30% से 5% पे आया। जो हम लगातार दक्षिण भारत में मैं आता हूँ तो लोग कॉफी ज्यादा पीते हैं, कॉफी का भी जीएसटी का टैक्स जो था लगभग 30% से 5% तक आया। टूथपेस्ट का 30% से 5% तक आया, मिनरल वाटर का 28% से 5% तक आया, कॉस्मेटिक का 30% से 5% तक आया। और कुल मिला के जो बच्चे चॉकलेट वगैरह खाते हैं, इंडियन चॉकलेट में तो टैक्स कम है, 18% तक आया। जो मिठाई खाते हैं उसका भी लगभग 18% से 5% तक आया। प्लाईवुड का भी 30% से 18% तक आया। और कुल मिला के हम देखा जाए तो जो रोजमर्रा की जिंदगी में लगने वाली हमारी मेडिसिन है उसका भी लगभग 5% के आसपास आया। और कुछ मेडिसिन का तो लाइफ केयर मेडिसिन तो बोलते हैं उसका तो कभी कभी कुछ मेडिसिन पर टैक्स हटाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों को अपने उपज लेने के लिए जो अलग अलग चीजों पर टैक्स लगता था खरीदने के लिए वो भी जीएसटी काफी कम कर दिया है। कुछ वेपन्स में तो जो किसान के लिए रोज ट्रैक्टर बिकते हैं जो लगता है कुछ जगह तो जीएसटी नहीं के बराबर है। इसका कारण यह है कि किसान अपनी उपज ज्यादा से ज्यादा कर सके, कम खर्चे में कर सके। मैं आपको अभी एक दूसरा उदाहरण बताता हूँ। मैं केरल बीच में गया था। केरल में तो हमारी सरकार नहीं है, हमारे एमएलए भी एक दो है, लेकिन मैं जब केरल घूम रहा था तो कुछ हमारी बहनें हाथ में ड्रोन लेके खेत में काम कर रही थी। तो मैंने सोचा ये हमारी बहनें कुछ खेल खेल रही होगी ड्रोन का। तो नजदीक जाने के बाद पता चला तो हमारी बहनें हाथ में ड्रोन लेकर खेत में काम कर रही थी। और आवश्यक जो जिसको कहते हैं ना कि कीटनाशक, यानी अपनी उपज अच्छी हो इसलिए थोड़े बहुत केमिकल युक्त कीटनाशक वो ड्रोन से अपने खेत में लगा रही थी। अभी आप ये सोचो कि जीएसटी का विषय हो, आत्मनिर्भर भारत का विषय हो, यानी मैंने तो कभी ये नहीं सोचा था कि महिला खेती में ड्रोन उड़ाकर अपनी खेत की निगरानी कर रही है। ये है नरेंद्र मोदी सरकार की कमाल। और इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि लखपति दीदी, अभी हम करोड़पति दीदी की ओर जा रहे हैं। इसलिए जो हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। अभी मैं कुछ विशेष काम के लिए केन्या गया था, नैरोबी में। तो वहां कुछ लोगों से मिलने के बाद लोग मुझे इतने आदर से बुला रहे थे, बात कर रहे थे। तो मैंने ऐसे ही पूछा कि भाई इतना आदर मुझे क्यों मिल रहा है। तो वहां के कुछ अपने हिंदू संघ के कार्यकर्ता थे, वो मुझे अस्पताल में लेके गए और मैंने वहां के सिविल अस्पताल में देखा तो लगातार 2 एम्बुलेंस जो भारत में बनी थी और जो एकदम मॉडर्न एम्बुलेंस थी वो 2 एम्बुलेंस वहां पे खड़ी थी। और नरेंद्र मोदी जी ने 3 साल पहले केनिया भेंट करके लगभग 18 से ज्यादा मॉडर्न टेक्निक की एम्बुलेंस केनिया के कंट्री को भेंट की थी। काफी मेडिसिन भेंट किए थे और इसलिए वहां के लोग मुझे आदर से देख रहे थे। अभी आप सोचो कि गरीब अफ्रीकन कंट्री में भी अपने देश की वाहवाही हो रही है। मैं ज्यादा तो बताऊंगा नहीं, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि कोविड के समय यूएस में, यूके में, जापान में ये चर्चा थी, पता नहीं इस कोरोना के कारण भारत में कितने करोड़ लोगों की मृत्यु होगी। लेकिन हम जो है भारत ने प्राइम मिनिस्टर के कहने पर हमारे साइंटिस्ट ने 6 महीने में अपना वैक्सीन बना दिया और सबसे ज्यादा लोगों की जान बचाई भारत में। और आपने कहीं और टीवी में देखा होगा दृश्य, मैं उसकी बात वापस नहीं करूंगा
लेकिन किसी अफ्रीकन कंट्री का प्राइम मिनिस्टर आता है, उनके भूमि पर जब हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो उनके पैर छूने लगते हैं। क्यों? न केवल भारत में वैक्सीन चला, हमने दुनिया के 90 गरीब देशों को वैक्सीन यहां से फ्री भेज दिया और दुनिया के लोगों की हमने जान बचाई। इसको कहते हैं भारत। और मैं आपको यही अपील करने के लिए आया हूं कि हम जो आत्मनिर्भरता की ओर चले हैं, उस सिलसिले में इस छोटे प्रदेश में भी हम जितना ज्यादा से ज्यादा जो भी हमारे यहाँ उपज है, नारियल है, सुपारी है, बाकी भी कुछ चीजें हैं, हम स्वदेशी अपनाएं। और स्वदेशी अपनाते अपनाते आपको गर्व महसूस होना चाहिए कि 2025 अप्रैल तक जो हम अपने देश में मोबाइल बना रहे हैं, जो बेंगलोर में आईफोन आए, जो पुणे के पास आईफोन आए, लगभग हमने दुनिया के 2 नंबर का देश हमारा ऐसा है कि हमने 90,000 करोड़ से ज्यादा मोबाइल एक्सपोर्ट किए हैं। यह है आत्मनिर्भर भारत की देन। और मैं इसलिए ये बताने आया कि हम तो अपना 174% का रक्षा उत्पादन कर रहे हैं, डिफेंस प्रोडक्शन हो रहा है, और डिफेंस प्रोडक्शन में हमने आज तक 34% हमारा प्रोडक्शन एक्सपोर्ट किया है। यानी 15-20 साल पहले दुनिया के देश भारत को गिनते भी नहीं थे, लेकिन आज भारत में प्रोडक्शन होने वाले वेपन्स, डिफेंस वेपन्स, आज अन्य देश हमारे से मांग रहे हैं और हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये है स्वदेशी, ये है आत्मनिर्भर भारत। और हमेशा मोदी जी कहते हैं, मैं सावरकर के भूमि से बात कर रहा हूं, और वही बात माननीय मोदी जी कहते हैं। सावरकर जी ने कहा था, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन हमें कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं। वही बात मोदी जी दुनिया को बता रहे हैं कि हमको छोड़ो मत, हम आत्मनिर्भर बनने जा रहे हैं। 2047 के पहले भारत डेवलप्ड कंट्री के लाइन में आने वाला है। ये तैयारी शुरू है हमारी, और हम ये चाहते हैं कि जो सावरकर जी ने कहा, जो बाद में मोदी जी ने दोहराया, इस सिलसिले में पूरे देश के जो हमारे आपके जैसे यहाँ महानुभाव बैठे, वो इस सरकार के साथ थे। हम कोई इसमें बिल्कुल राजनीति लाना नहीं चाहते। जैसे मैंने पहले ही बताया कि जीएसटी काउंसिल में तमिलनाडु के फाइनेंस मंत्री आते हैं, केरल के फाइनेंस मंत्री आते हैं, पंजाब के फाइनेंस मंत्री आते हैं, जहां पे बीजेपी की सरकार बिल्कुल नहीं है, लेकिन जीएसटी काउंसिल साथ में मिलकर निर्णय लेती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का यह अभियान चालू है 25 सितंबर से 25 दिसंबर तक। हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी। और साथ में हमने ये कहा है कि वोकल फॉर ग्लोबल। हमारे देश में जो हम वस्तुएं बनाते हैं, वह वस्तुएं दुनिया के हर देश में जाए, दुनिया के हर देश मांग करे, मुझे मेड इन इंडिया का टीवी चाहिए, ऐसा कोई जापान में कहने वाला होना चाहिए। मुझे मेड इन इंडिया का मोबाइल होना चाहिए, ऐसा कोई यूके में रहने वाला वहां का नागरिक कह सकता है तो जरूर कहेगा। इसलिए हम इस सिलसिले में आगे बढ़ रहे। दादा ने जाते जाते छोटा विषय रखा, दादा, सोलर पावर। और आप आपके घर में सोलर पावर लगा सकते हैं, सूर्य घर बिजली उत्पादन। और मैं आज दावे से कहता हूं, यहाँ तो बहुत खेती कम होती है, लेकिन बाकी देश के प्रदेश में छोटे छोटे किसान भी अपने खेत में सोलर का पैनल लगा रहे हैं। अपने कुएं से सोलर के
ऊर्जा से पानी खेत को दे रहे हैं। हमारे यहाँ महाराष्ट्र सरकार ने तो सोलर पंप फ्री में देने की घोषणा की है, फ्री में दे भी रहे हैं। यानी लगभग 25 लाख से ज्यादा किसानों ने सोलर पंप लिए हैं। अभी किसान को कहीं भी जाके बिजली जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। किसान सोलर पंप से कुएं से पानी निकलता है, अपने खेत को देता है, उसको एक पैसा भी नहीं लगता है। यानी ज्यादा से ज्यादा लोग सोलर पावर की ओर बढ़ते हैं तो मुझे लगता है अपना बिजली का खर्चा कम हो सकता है। और मैंने यहाँ आने के बाद सुना, मुझे अध्यक्ष मेरे बता रहे थे कि कुछ महीने पहले तक यहाँ पे 10, 12, 15 घंटे बिजली जाती थी, लेकिन आज वो 6 घंटे पर आई है और शायद आने वाले 1 महीने के बाद भी वो 0% लोड शेडिंग हो जाएगा। इस प्रकार की चर्चा भी है। बराबर है ना अनिल जी? और अनिल जी और दादाजी दोनों मिलके इस प्रदेश को बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपकी समस्या का समाधान करना चाहते हैं। अनिल जी, दादा मुझे तो बार बार फोन करते हैं, ये नहीं हो रहा है, आप दिल्ली में बात करो, आप मुंबई में बात करो, आप फलाना करो। मैं जहां तक बात कर सकता हूं मैं करता हूं, लेकिन अनिल जी मुझे तंग करते हैं, रघुनाथ जी ये नहीं हो रहा है, ये करो, ये नहीं हो रहा है, वो करो। हम करने की भी कोशिश करते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने दादा पर विश्वास रखा और दादा का स्वभाव, दादा का नेचर आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। एक पैसे का करप्शन न करते हुए दादा जनता की सेवा जितनी अच्छी कर सकता है उतनी कर रहा है दादा, इतना जानना। एक छोटा सा विषय कह के मैं बात पूरी करूंगा। अभी मैं जब पिछले महीने में कैम्बल में गया था और कैम्बल में जाने के बाद सारी पंचायत में जाके रात भर घूमता था और वहां पे निकोबार ट्रांस हब जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की, उसका काम कुछ देर में चालू हो जाएगा शायद। मुझे इतना अच्छा लगा, इतना गर्व हुआ कि हमारे यहाँ मुंबई के पास जो कोस्टल रोड है, जहानू नाम का एक तहसील है, वहां पे एक ऐसा बड़ा पोर्ट आ रहा है जिसका काम ऑलरेडी चालू है और उसकी लागत कम से कम 72,000 करोड़ की है। वहां भी ऐसा विरोध हो रहा था। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि विकास के काम में राजनीति नहीं लानी चाहिए, ऐसे मत का हम लोग है। वहां भी कुछ लोगों ने विरोध किया था, इतना बड़ा पोर्ट आ रहा है, वहां तो 5 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है, यहां भी 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। वहां पे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट आ रहा है, यहां भी ग्रीनफील्ड का एयरपोर्ट आ रहा है। लगभग महाराष्ट्र में मुंबई के पास एक जो नई मुंबई आ रही है, चौथी मुंबई, जिस पोर्ट का नाम वाडवण पोर्ट है, 72,000 करोड़ के लागत से वो पोर्ट बन रहा है, उसका काम ऑलरेडी स्टार्ट हुआ है। वहां पे रोजगार मिला है, किसानों के अच्छे दाम पर उन्होंने जमीन को दिया है सरकार को। यहां भी ऐसा ही होने वाला है। लेकिन कुछ लोग देश की प्रगति देखना नहीं चाहते, कुछ लोग देश को स्वयं पूर्ण बनाने के विरोध में है। लेकिन मैं आज दावे से कहता हूं, कैम्बल वे में निकोबार हब का पोर्ट बनकर ही रहने वाला है, आप चिंता मत करो। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम दुनिया के नक्शे पर जाने वाला है। और जब पोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा तो हर 2-3 मिनट के बाद बड़ी बड़ी शिप आके वहां पे रुकेगी, तेल पानी करेगी, कार्गो सर्विस करेगी, दूसरे देश में जाएगी। इसको भी कुछ लोग विरोध कर रहे थे। मैं और अध्यक्ष जी वहां पे गए थे, हमने लगभग 500-550 वहां के नागरिकों का सम्मेलन किया और उस पोर्ट का महत्व बता दिया। सभी ने हाथ ऊपर करके कहा कि भारत माता की जय, हमको पोर्ट चाहिए। इसलिए देश के विकास में कुछ लोग जानबूझ के अड़ंगा डालना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं देश में परिवारवाद ना हो, देश में विकास का वाद हो। ध्यान में रखो, ये हमारी थीम है। इसलिए आप सभी को मैं ये कहने के लिए आया हूं कि स्वदेशी की ओर तो हम जरूर बढ़ रहे हैं। छोटे छोटे जो हमारे व्यापारी है, हमारे फूल वाले है, हमारे बुनकर है,
हमारे टेक्सटाइल वाले हैं, हमारे आपके प्रदेश में जो छोटे छोटे होटल वाले हैं, बाकी भी लोग हैं, हम सबको ये कहेंगे कि जो स्वदेशी फूल बनाता है उससे फूल परचेस करो, जो स्वदेशी कपड़ा बनाता है उससे स्वदेशी कपड़ा परचेस करो। इसलिए कभी कभी ये लगता है कि उस समय भगत सिंह राजगुरु हो, लोकमान्य तिलक हो, सावरकर जी हो, गांधी जी हो, जिन्होंने स्वदेशी का नारा देकर देश को स्वतंत्र किया, आज यदि अमेरिका या कोई भी दुनिया की और शक्ति हमको आग दिखाने की कोशिश करेगी तो हम भारत के पुत्र है, भारत के सपूत है, भारत माता के सपूत है, हम भी स्वदेशी का नारा देकर अमेरिका जैसी बड़ी महाशक्ति हो और कोई भी देश हो उनका आक्रमण वापस कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के प्रभारी माननीय श्री रघुनाथ कुलकर्णी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय सांसद श्री विष्णुपद राय जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री जी परमाशिवम जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री अजय बैरागी जी, इस जो आज हमारा व्यापारिक सम्मेलन हो रहा है इसकी रचना करने वाले एवं मेरे भारतीय जनता पार्टी संगठन में सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष श्री रामदास जी, जिस नगर में हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं हमारे उस नगर के अध्यक्ष जितेंद्र नारायण जी एवं रामदास जी की टीम के सहयोगी श्री एसपी इलंगो एवं श्रीमती नागा लक्ष्मी जी, मेरे सभी क्षेत्र के व्यापारी भाइयों, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, मेरे यूट्यूबर भाई, मेरे पार्टी के पदाधिकारी गण, बहुत दिनों के बाद भारतीय जनता पार्टी में श्री लिंगा वेलू जी के बाद एवं श्री हरि नारायण अरोड़ा जी के बाद एक बिजनेस कम्युनिटी से आने वाले एक कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने इस बार प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि हमारे व्यापारिक लोगों की समस्याएं क्या होती हैं और उनका समाधान कैसे करना चाहिए। कोई भी समाज हो, चाहे कोई भी शहर हो, चाहे कोई गांव हो, उस जगह की जनता जब तक खुश नहीं रह सकती जब तक वहां का हमारा व्यापारी वर्ग खुश नहीं होगा। सही मायने में पूरी देश की इकोनॉमी, सही मायने में पूरा क्षेत्र का जीडीपी हमारे व्यापारी वर्ग ही चलाते हैं। सरकार के पास में मात्र पूरी जनसंख्या का कुछ परसेंट ही खाली एक रोजगार देने का साधन होता है। आज भारत सरकार या राज्य सरकारें अगर आज अपना नौकरी देना बंद कर दें तो केवल कुछ लाख घरों में चूल्हा जलना बंद होगा। लेकिन मेरे व्यापारी वर्ग के लोग अगर आज हाथ खड़ा कर दें हमारे देश में, हम कल से अपना बिजनेस बंद कर रहे हैं, आज करोड़ों घर की रोजी रोटी, करोड़ों घरों में चूल्हा जलना बंद हो जाएगा। मेरे जो सांसद जी ने, मेरे जो प्रभारी ने जो विषय रखा, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मैं जब अध्यक्ष बना, मैंने अपने आदरणीय कुलकर्णी जी से एक ही बात बोली, माननीय भाई साहब, मैं नाम के लिए अध्यक्ष नहीं बनना चाहता, क्योंकि आपका सीधा संबंध है पीएमओ में और गृह मंत्रालय में। मेरे यहां स्थिति सही मायने में आज हमारा जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है वो बहुत दुख है।
एक एक पॉइंट मैंने बताया, उन्होंने भी महसूस किया। जैसे भी निर्देश आया, सबसे पहला था जब मैं अध्यक्ष बना, 14 घंटे की लोड शेडिंग। मेरा होटलियर 100 कमरे का होटल है, 2 गेस्ट है, 14 से 15 घंटा जनरेटर चला रहा है, उसको फायदा नहीं, हर महीना नुकसान हो रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं बैठक में नहीं था, किसी राजनीतिक दल ने कहा भी कि बिजली का पर यूनिट बढ़ाने जा रहा है प्रशासन, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई आया नहीं। मित्रों, मैंने अपने एक व्यापारी वर्ग के किसी बड़े होटलियर को बोला था, 10 रुपया तो क्या, मैं अध्यक्ष बनाऊं, 1 रुपया भी यूनिट का दाम मैं बढ़ने अंडमान निकोबार में नहीं दूंगा, और मैंने बढ़ने नहीं दिया। मैं गवर्नर जी से मिला, मैंने कड़े शब्दों में कहा उनसे, एलजी साहब से, सर मेरे जैसे व्यक्ति को, आपके जैसे व्यक्ति को पता नहीं है कि बिजली क्राइसिस का मतलब क्या होता है, क्योंकि आपके यहां पर नॉन स्टॉप करंट रहता है, मेरे यहां पर इन्वर्टर लगा हुआ है। लेकिन मेरी गरीब जनता, विद्यार्थी लोग, जिनके घर में सोलर पावर नहीं है, जिनके घर में इन्वर्टर नहीं है, आज 14 घंटा लोड शेडिंग का सामना कर रहा है। मेरा सांसद जी का जो मुझे विचार मिले, मुझे जो प्रभारी जी का आदेश और संदेश वहां से मिला, और जो वहां से भी संदेश प्रशासन को आया, टाइम बाउंड दिया गया, इतने दिन के अंदर में लोड शेडिंग 50% हो जानी चाहिए, इतने दिन के अंदर में बिजली की समस्या का समाधान होना चाहिए। मेरे जो सांसद महोदय ने बताया, 1 दिसंबर से 1 घंटा भी लोड शेडिंग अंडमान में नहीं रहेगी। मैं अपने व्यापारी भाइयों को बताना चाहता हूं, मेरा रियल एस्टेट वाला भाई लोग बहुत परेशान था, क्योंकि मैं भी उसी व्यापार से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। हम फ्लैट बना के सेल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? चीफ सेक्रेटरी ने बताया कानून नहीं है। मैंने पूछा कानून किसी इंसान ने बनाया होगा, उस कानून को किसी इंसान से बदलवाइए, नया कानून लाइए। अंडमान में जमीन का क्राइसिस है, मात्र 12% रेवेन्यू लैंड है, बाकी सब फॉरेस्ट लैंड है। परिवार बढ़ रहा है, परिवारों का विकास हो रहा है, लेकिन लोगों को रहने के लिए घर नहीं है। मैंने सिर्फ स्पष्ट बताया, आप लोग इंक्रोचमेंट बोलते हैं, इंक्रोचमेंट इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारे रियल एस्टेट वालों को आप ये सुविधा प्रदान नहीं कर रहे। कन्वर्जन नहीं होगा। आप मुझे बताइए, अगर कन्वर्जन नहीं होगा, हार्डवेयर की दुकान में सामान कैसे बिकेगा? इलेक्ट्रिकल दुकान में सामान कैसे बिकेगा? लेबर के हाथ घर नहीं बनेगा तो लेबर के हाथ में काम कहां से आएगा? इकोनॉमी कैसे बूस्ट होगी? राशन दुकान कैसे चलेगी? मैंने अपने आंखों से देखा है कुलकर्णी जी, यहां से बहुत लोगों ने पलायन किया, लेकिन आप लोग के आशीर्वाद से, दादा के आशीर्वाद से, मेरी मेहनत से आज कन्वर्जन चालू हो गए और इकोनॉमी फिर दोबारा रफ्तार में आने वाली है। एक मेरा भाई यहां बैठा है, नाम नहीं लूंगा, उन्होंने बोला हम जमीन बिक्री करने जाते हैं, बोलते हैं म्युनिसिपल से, नगरपालिका एरिया से एनओसी लाओ। जमीन मेरी, बिक्री में कर रहा हूं, मैं क्यों म्युनिसिपल के चक्कर काटूंगा? मात्र 5 दिन के अंदर में म्युनिसिपल की एनओसी खत्म आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुई। अभी एक नया कानून, काला कानून था अंडमान निकोबार में, किसी ने अपना लैंड कॉमर्शियल करा लिया, हाउस साइड करा लिया, अब उसको एक तलवार लटका दी, अब आप ये 10 साल तक बिक्री नहीं कर सकता। कल को मैं बीमार हो गया, मेरे बच्चे की शादी है, मेरे किसी बच्चे को मुझे हायर एजुकेशन में भेजना है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास एक ही रास्ता है, मुझे अपना घर बिक्री करना है, अपना जमीन बिक्री करनी है। क्या मैं 10 साल तक इंतजार करूंगा? मित्रों, सभी रियल एस्टेट वालों को बताना चाहता हूं, वो कानून खत्म होने जा रहा है अंडमान से। अब आपको जो पेमेंट है हमारे कॉन्ट्रैक्टर भाइयों का, मैं सबको टच कर रहा हूं। भारत सरकार
टेंडर करती है। मेरे सांसद जी ने बहुत अच्छी बात बोली है, यहाँ के बच्चों को यहाँ रोजगार मिलना चाहिए। मैंने भी अपना विषय रख दिया है कुलकर्णी जी के सामने में, यहाँ के डेवलपमेंट आएगा तो यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर को काम मिलना चाहिए, ऐसा भी कानून बनना चाहिए। मेरा कॉन्ट्रैक्टर जब कोई अंडमान आना नहीं चाहता था, मेरा जो कॉन्ट्रैक्टर लोग हैं जब अंडमान में कोई निकोबार जाना नहीं चाहता था, उस समय में मेहनत करके अपना टिपर खरीदा, रोलर खरीदा, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। लेकिन आज देखने को मिलता है कि काम बाहर की बड़ी बड़ी कंपनी आके करके चला जाती हैं। 3-4 महीने के अंदर में आपको एक डेट बताया जाएगा, एक लिमिट बताई जाएगी, अगर इतने लिमिट तक के टेंडर आएंगे तो आपको लोकल को करने पड़ेंगे। अगर लोकल नहीं करेगा, बाहर की कंपनी लेगी तो उसको सब कॉन्ट्रैक्ट अपने लोकल कॉन्ट्रैक्टर को देना पड़ेगा। ऐसा क्यों हमारे पास में कोई बढ़िया और कोई फैक्ट्रियां नहीं है, हमारे पास में और कोई रोजगार के साधन नहीं है, केवल टूरिज्म है, थोड़ा फिशरीज है। हम लोग बड़े बड़े कोई उद्योगपति नहीं है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। सही मायने में देखा जाए, हम लोग सोचते हैं कि भाई किसी कॉन्ट्रैक्टर ने 5 किलोमीटर का रोड बना दिया। अरे 5 किलोमीटर का रोड क्या बना दिया? देखिए मुख्य भूमि में जाके देखिए, 500 किलोमीटर का रोड बनाने का भी कॉन्ट्रैक्टर ताकत रखते हैं। सही मायने में देखा जाए तो हम यहाँ केवल अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और उस जीवन यापन में भी कठिनाई आना शुरू हो गई थी। आपका मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा, और मात्र 2 से 3 महीना के अंदर में बहुत कानून अंडमान में चेंज होंगे। प्रशासन अगर मेरे बिजनेसमैन कम्युनिटी के काम नहीं करेगा, ज्यादा लाल पीता सही दिखाएगा, उसको अंडमान निकोबार की भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। मेरा जब तक कोई व्यापारी वर्ग, बिजनेसमैन कम्युनिटी का आदमी सुखी नहीं रहेगा, तो मेरा गरीब जनता भी सुखी नहीं हो सकती। आत्मनिर्भर भारत की तरफ मैं आता हूं, जब तक मेरा अंडमान का लोग आत्मनिर्भर नहीं होगा, जब तक मेरा भारतवर्ष भी आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। लेकिन ये आत्मनिर्भरता की तरफ हम आज 2014 से ही नहीं बढ़ रहे हैं। जब देश आजाद हुआ था तो देश के साथ में हमारे बाद में सिंगापुर आजाद हुआ, हमारे बाद में जापान आजाद हुआ, हमारे बाद में यूरोप के कई कंट्री आजाद हुए। लेकिन वो अपनी आत्मनिर्भरता में आज विकसित राष्ट्र कहलाते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हमको 50 साल पहले, 70 साल पहले आजादी मिली, 70 साल पीछे ही रखा। जैसे कहा शेर सिंह भाई ने, केवल देश को जिंदा रखा, देश को आगे नहीं बढ़ाया। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी 1999 में प्रधानमंत्री बन करके आए, उन्होंने आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ाया। जिस परमाणु बम के परीक्षण को श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1979 से ठंडे रास्ते में डाल के रखा था, हमारा मिसाइल मैन अब्दुल कलाम ने जब बताया अटल बिहारी वाजपेयी जी को, हम परमाणु शक्ति के लिए संपन्न हैं, लेकिन हमको भारत सरकार परमिशन नहीं देती। वाजपेयी जी ने पूछा, उस समय के उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी नहीं पता चलने दिया। केवल हमारा डिफेंस, हमारा अब्दुल कलाम और हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी को पता था, और हमने पोखरण में परीक्षण करा के परमाणु के क्षेत्र में हमने आत्मनिर्भर बनाया। ये भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया। मित्रों, अमेरिका के साथ हमारे देश के ऊपर में कम से कम 40 कंट्रियों ने प्रतिबंध लगाया, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने घुटने नहीं टेके। घुटने क्यों नहीं टेके? क्योंकि मेरा किसान, मेरा व्यापारी, मेरा गरीब लेबर, सब ने देश के साथ में खड़े होकर के कहा, शायद प्रतिबंध के सामने नहीं झुकना है, हम एक वक्त की रोटी खाएंगे, लेकिन अमेरिका के सामने झुकेंगे नहीं। और हम झुके नहीं, उसका फायदा कहां हुआ आप देखिए। अभी जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर चला, हमारी बहनों का मांग का सिंदूर जो आतंकवादियों ने लूटा, जो हमारी बहनों का सिंदूर जो आतंकवादियों ने उजाड़ा, और बोला, कह दो अपने नरेंद्र मोदी से कि पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमारे पतियों की जान ले ली। हमारे नए प्रधानमंत्री जी ने, अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी हमको
परमाणु शक्ति के रूप में आत्मनिर्भर करके नहीं जाते। आज हमारे पास इतनी मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल हो चाहे अग्नि मिसाइल हो, कोई भी परमाणु मिसाइल आज हमारे पास नहीं होती। तीनों सेनाओं को फ्री किया और बोल दिया समय आपका, टारगेट आपका, लेकिन मेरी बहन का सिंदूर का बदला लेना है। और ऑपरेशन का नाम भी ऑपरेशन सिंदूर रखा और 3 दिन के अंदर में पाकिस्तान को घुटनों पर लाके रख दिया। यह है आत्मनिर्भरता। आज अमेरिका ने सोचा ये मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री है, सीधा 50% टैरिफ लगा दिया। भारत के जो सामान आएगा 50% टैरिफ। दूसरा प्रधानमंत्री होता घुटने टेक देता जाके, लेकिन मोदी जी ने क्या किया, सीधा चाइना गया, चाइना के राष्ट्रपति के जिनपिंग के पास, वहां से पुतिन को बुलाया और यहां से जाकर के वहां पर बैठक की। जब ये संदेश अमेरिका को गया, अमेरिका में कपकपी मच गई और 10 दिन के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को बोलना पड़ा, मैंने अपना भारत जैसा सच्चा दोस्त, नरेंद्र मोदी जैसा दोस्त खो दिया है, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। ये आत्मनिर्भरता की वजह से हुआ। इसलिए मित्रों, मैं आपको वादा करना चाहता हूं, मैं अंडमान को भ्रष्टाचार मुक्त बनाऊंगा। आपके आशीर्वाद से, मेरी भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से मुझे 3 साल के लिए अध्यक्ष बनाया है। मैं सारा डिपार्टमेंट से करप्शन हटाऊंगा और एक आपको गुड न्यूज दे रहा हूं, 2 महीने के अंदर, 2 से 3 महीने के अंदर हर कार्यालय में सिटीजन चार्टर लगेगा। इतने दिन के अंदर में अगर एप्लीकेशन आ गई तो आप काम करके देना है और किसी टेबल में अगर वो एप्लीकेशन रुकी है तो उसका उत्तराधिकारी वो अधिकारी होगा, हमारा जो एप्लीकेशन करने वाला नहीं होगा। और मैं जो हमारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बहुत दिन से डिमांड थी, मैं भी उस डिमांड के लिए लड़ा था। एक कोशिश करूंगा, कहां तक उसमें कामयाब होऊंगा, एक सिंगल विंडो में करना चाहता हूं गुजरात की तरह। कोई भी चीज के लिए हम लोग एप्लीकेशन करते हैं, 15 डिपार्टमेंट में घूमते रहते हैं, 4-4, 5-5 महीना लग जाता है। ऐसा कोई व्यवस्था हो, किसी आदमी ने अगर कोई कन्वर्जन करने के लिए या कोई अपना प्लान पास कराने के लिए कोई एप्लीकेशन डाला, वो सारा डिपार्टमेंट अपना क्वेरी उसी एक जगह में बैठ के करें और जल्दी से जल्दी उसको प्रदान करें, उसका परमिशन को। ऐसा भी एक व्यवस्था मेरे मन में है। अगर आप लोग के आशीर्वाद से कामयाब हुआ, उस विषय में मैं आगे बढ़ रहा हूं। आपसे मेरा अनुरोध है, जो देशभक्त सरकार, आज हम लोग, एक जमाना था भारतवर्ष को कोई जानता नहीं था, आज एक जमाना है जो भारतवर्ष को हर कोई जानता है, चाहे कीनिया हो, छोटे छोटे कंट्री। आज बताइए, हंसते थे, सही बात है, कुलकर्णी जी ने कहा, मैंने भी सुना कि भारतवर्ष जैसे देश में करोड़ों करोड़ों लोग कोविड की बीमारी से मरेंगे, लेकिन हमने वैक्सीन का निर्माण किया, अपने लोगों को वैक्सीन दी, गरीब कंट्रियों को फ्री दी, अपने देश के नागरिकों को भी फ्री दी। नहीं तो अगर यही वैक्सीन दूसरी कोई सरकार होती तो लाखों करोड़ों का घोटाला इस वैक्सीन के अंदर हो जाता। मित्रों, यह राजनीतिक भाषण नहीं है। जो राजनीतिक भाषण तो बहुत है, जो भी दूसरी सरकारों का क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन एक समस्या जरूर है। क्यों? मैं वो प्रेसिडेंट हूं जो मेरी गलती है उसका भी स्वीकार मुझे करना चाहिए। एक छोटी सी समस्या हमारी सरकार में, हमारे नेतृत्व में हो रही है, पूरा कोशिश हो रहा है जल्दी से जल्दी निदान करेंगे, वो है नेशनल हाईवे की समस्या। उस समस्या में दोबारा टेंडर हुआ है, पूरा उनका मटेरियल आ गया है। इस बार हमारा अंडमान निकोबार द्वीप के कॉन्ट्रैक्टर भी जानते हैं, जो अप्रैल महीना से बारिश शुरू हुई, अभी तक बारिश बंद नहीं हो रही है, जिससे हमारे लोकल कॉन्ट्रैक्टर भी बहुत परेशान है, क्योंकि उनके भी प्रोजेक्ट समय पर चालू नहीं हो पाए और समय पर खत्म नहीं हो पाए। आप लोग मेरे ऊपर भरोसा रखिए, मेरे ऊपर आशीर्वाद रखिए। कोई भी क्षेत्र का बिजनेसमैन, टूरिज्म से रिलेटेड हो, रियल एस्टेट से रिलेटेड हो, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो, आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, मैं सबके लिए काम करूंगा, ईमानदारी से काम करूंगा, आपको विश्वास में रख करके काम करूंगा। इसी वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।